हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप देख रहे हैं पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपीएससी का टेस्ट, जो कि 2025 में जो जिनका भी एग्जाम है ये उनके लिए है। तो देखिए, आज है टेस्ट नंबर 12 और इसमें हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए, एक बार में 30 क्वेश्चन हुआ था, एक बार में 40 क्वेश्चन हुआ था, बचा 30 क्वेश्चन, तो ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और देखिए, ये विजन आईएएस का टेस्ट है, तो जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा। अपने आप अगर ये जितना भी टेस्ट करते जाएँगे, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएँगे, ठीक है? और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, अगर अभी तक भी आप देखे नहीं हैं, तो आप ये जानिए कि कैसे-कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ना है, किस प्रकार को नहीं छोड़ना है, करना है आपको, वो आज में समझ पाएँगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। चलिए 70 नंबर तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 71। चलिए इसका आंसर करेंगे। लाइव आंसर आप सभी लोग करिएगा और अपना एक तो पहले आप फंडामेंटल ड्यूटी जैसे आपको दिया गया है संविधान में, वैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के एक बार लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। देखिए, ये आपकी ड्यूटी है और जितने लोग वीडियो को देखिए देखेंगे उतना ही वीडियो सबसे ऊपर बढ़ता जाएगा। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको टेस्ट करते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलने वाली प्रणोदन प्रणाली से युक्त होती हैं। वही दूसरा है, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत और रूस के बीच सहयोग के एक भाग के रूप में किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 71 नंबर का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 71, कलवरी। तो चलिए पहला देखिए, कह रहा है कि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलने वाली प्रणोदन प्रणाली से युक्त होती हैं, जो कि पहला कथन गलत है। देखिए, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां ये डीजल इलेक्ट्रिक आक्रामक पनडुब्बियां हैं, ठीक है, न कि ये परमाणु ऊर्जा से पनडुब्बियां चलती हैं, ठीक है। वही दूसरा है कि परमाणु श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत और रूस के बीच सहयोग के एक भाग के रूप में किया गया है। तो इसमें दूसरा भी कथन आपका गलत हो जाता है। देखिए, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां ये भारत और फ्रांस के बीच सहयोग से हुआ है, ठीक है, न कि रूस। दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर लगाएंगे डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, वासुकी इंडिकस शब्द प्रायः किसके संदर्भ में सुर्खियों में रहा? भारत में पाए जाने वाले विषैले सांप की एक प्रजाति के जीवाश्म के, या तो दूसरा पश्चिमी घाट में खोजी गई उभयचर की एक नई प्रजाति के, या तो तीसरा केवल हिमालय में पाए जाने वाले एक औषधीय पौधा के, या तो चौथा उत्तर पूर्व भारत में पाई जाने वाली एक प्रारंभिक मानव प्रजाति के। 72 नंबर का आंसर करेंगे वासुकी इंडिकस। तो चलिए 72 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में पाए जाने वाले विषैले सांप की एक प्रजाति के जीवाश्म के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 73 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से कम होती है। वही दूसरा है, कर में वृद्धि और अंतरण भुगतान में कमी स्फीतिकारी अंतराल को कम कर सकती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, इसका आंसर करेंगे। तो देखिए, पहला कथन है, स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता से कम होती है। देखिए, पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें समग्र मांग एक अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को अधिक होती है, ठीक है, न कि कम होता है। पहला कथन गलत। और दूसरा है कि कर में वृद्धि और अंतरण भुगतान में कमी स्फीतिकार अंतराल को कम कर सकती है, तो दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा कथन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल दो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने आता है। निम्नलिखित विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर विचार करना है। पहला है, एक विदेशी विनिर्माणकर्ता द्वारा एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित करना जो उसे उसकी ज़रूरतों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। वही दूसरा है कि एक विदेशी कंपनी द्वारा एक भारतीय व्यवसाय में निवेश करना जो उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं है।
और तीसरा है कि विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उसी तरह का व्यवसाय स्थापित करना जैसा वह अपने देश में संचालित करती है। उपरोक्त में से किसे भारत में आने वाला हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल क्षैतिज एफडीआई माना जाता है? केवल एक और तीन, या तो केवल एक, या तो केवल तीन, या तो ऑप्शन डी है ये एक और दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। हॉरिजॉन्टल यानी एफडीआई माना जाता है भारत में आने वाला हॉरिजॉन्टल। चलिए तो पहला कथन देखिए, कह रहा है कि विदेशी विनिर्माणकर्ता द्वारा एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित करना जो उसे उसकी ज़रूरतों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये वर्टिकल एफडीआई होता है, जो कि वर्टिकल एफडीआई में एक व्यवसाय दूसरे देश में एक पूरक व्यवसाय का अधिग्रहण करता है। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी विनिर्माणकर्ता एक विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित कर सकता है, उसे आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करती है। तो ये किस में होता है? वर्टिकल में, न कि हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, पहला कथन वही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि विदेशी कंपनी द्वारा एक भारतीय व्यवसायों में निवेश करना जो उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं है। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये भी आपका आता है, ये कौन सा आता है? तो ये आता है कांग्लोमरेट एफडीआई। इसके अंतर्गत ऐसे व्यवसायों में विदेशी निवेश शामिल होते हैं जो निवेशक की मुख्य व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं होते हैं। तो इस किसके लिए आता है? ये आता है कांग्लोमरेट। कांग्लोमरेट देखिए क्या होता है कांग्लो, बताया ना अभी इसके बारे में। कांग्लोमरेट होता है, ये किसके लिए है? ये दूसरा वाला है, यानी दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि एक विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उसी तरह का व्यवसाय स्थापित करना जैसा वह अपने देश में संचालित करती है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल का उदाहरण यही है। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगाएंगे। तीसरा कथन सही है। ठीक है, ओनली 3 होगा। क्या होगा? ओनली 3 हो जाएगा, सिर्फ तीसरा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखें, 75 देखेंगे। 75 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता। उपरोक्त में से कितने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य थे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर करेंगे। तो देखिए ये आर्थिक विकास भी था, आधुनिकीकरण था, आत्मनिर्भरता था, समानता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी हो जाएगा, यानी ऑल इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है। हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस सहित कुछ दुष्प्रभाव थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा थ्रोम्बोसिस शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? पहला है, यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर में असामान्य स्थानों पर रक्त के थक्के जम जाते हैं। और दूसरा है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियों के घनत्व में कमी होती है और यह बुजुर्ग आबादी को प्रभावित करती है। और तीसरा है, हृदय के मांसपेशियों के संकुचन से दिल का दौरा पड़ता है। और चौथा है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायरल संक्रमण के कारण नसों में सूजन आ जाती है। तो देखेंगे इसमें ये क्या है, कोविड-19 वैक्सीन के संदर्भ में। तो इसमें पहला हो जाएगा, यह दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर में असामान्य स्थानों में रक्त के थक्के जम जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 76 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। आउटकम बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह वर्ष के दौरान संगत परिणामों के आधार पर सभी मंत्रालयों के लिए परियोजना वार परिव्यय प्रदान करती है। वही दूसरा है, इसके परिणाम न केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में बल्कि गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में भी अपेक्षित परिणाम होते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत? चलिए 77 नंबर आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 77। तो देखिए यह वर्ष के दौरान संगत परिणामों के आधार पर सभी मंत्रालयों के सभी परियोजना वार परिव्यय प्रदान करती है, सही है। वही दूसरा है कि इसके परिणाम न केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में बल्कि गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में भी परिणाम होते हैं, अपेक्षित परिणाम होते हैं।
तो इसमें दूसरा भी कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। कुडियाट्टम कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केरल की एक संस्कृत नाट्य परंपरा है। दूसरा है, यह चाक्यार समुदाय द्वारा किया जाता है। तीसरा है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। 78 नंबर। तो देखिए, केरल की एक सांस्कृतिक नाट्य परंपरा है, ये चाक्यार समुदाय द्वारा किया जाता है, सही है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये सही है। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। भारत में विमानन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नागर विमानन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 3% से भी कम योगदान करता है। वही दूसरा है कि नागर विमानन महानिदेशक डीजीसीए नागरिक विमानन के क्षेत्र के लिए एक नियामकीय संस्था है। और तीसरा है, क्षेत्रीय संपर्क की योजना उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान केवल 200 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने वाली उड़ानों पर लागू होगी। कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए वही पुराना वाला ही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 79। तो नागर विमानन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 3% से भी कम योगदान करता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए, नागर विमानन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद 5% का योगदान करता है, 5%, और 4 मिलियन लोगों को नौकरियां प्रदान करता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 नहीं बल्कि 4%, 4%, 5% योगदान करता है, 5%, न कि 4, 5% करता है योगदान, और 4 मिलियन लोगों को नौकरी भी तो दिया है। और दूसरा है कि नागर विमानन महानिदेशक यानी डीजीसीए नागरिक विमानन के क्षेत्र के लिए एक नियामक संस्था है, तो दूसरा सही है इसमें। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्षेत्रीय संपर्क ये 200 से 1200 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने वाला उड़ानों पर लागू करता है, उड़ान, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा इसमें। देखिए, उड़ान योजना जो है ना, ये 200 से 800 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने वाली उड़ानों पर लागू होगी। हालांकि पहाड़ी, दूरस्थ, द्वीपीय और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए ये कोई न्यूनतम निर्धारित नहीं की गई है, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा इसमें। तो क्या लगाएंगे? केवल एक ही सही है ना, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओनली वन। चलिए 80 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईवीएम का विनष्ट होना, बूथों का बलात् ग्रहण यानी कि बूथ कैप्चरिंग, और प्राकृतिक आपदाएं। बताना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर मतदान को अमान्य घोषित करने के लिए उपयुक्त में से कितने कारण वैध हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। चलिए बताइए, आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, कौन सा कथन सही होगा इसमें से? अगर इसको भारत निर्वाचन आयोग है जो मतदान केंद्र पर ये अमान्य घोषित किया जा सकता है, तो कौन से कारण हो सकते हैं? देखिए, ईवीएम का विनष्ट होना सही है, बूथों पर बलात् ग्रहण यानी बूथ अगर किसी ने कैप्चरिंग करी है तो उसके लिए है, प्राकृतिक आपदाएं, अगर प्राकृतिक आपदाएं आ गई तो भी इसके ये कारण बन सकता है, यानी तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, जिनका भी सी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कलेसर वन्यजीव अभयारण्य में प्रस्तावित 4 बाघों के निर्माण पर रोक लगा दी है। इस संदर्भ में भारत के निम्नलिखित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें कलेसर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? खाली देखिए इतना जानिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कह रहा है कि कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा या राजस्थान, कहाँ पर है? तो यह है आपका हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। लेखांकन के संदर्भ में निम्नलिखित परिवर्तोच्चरों पर विचार कीजिए। आय, लाभ, बैंक बैलेंस और इक्विटी शेयर होल्डिंग। बताना है कि उपर्युक्त में से कितने को प्रवाह परिवर्तोच्चरों के चरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार होगा, सभी चार, हाँ ठीक है। चलिए 82 नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82।
कितने प्रवाह परिवर्तोच्चरों को वर्गीकृत किया गया है? चलिए आंसर करिए इसका। तो देखिए इसमें आय हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, बैंक बैलेंस और इक्विटी शेयर होल्डिंग नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगाएंगे, केवल 2 होगा। देखिए स्टॉक चर को किसी विशेष समय का परिभाषित किया जाता है, जैसे बैंक बैलेंस एक स्टॉक चर है, जबकि आहरण निकासी एवं आर्थिक ब्याज प्रवाह चर है। वही इक्विटी शेयर होल्डिंग एक स्टॉक चर है, ठीक है। और इसमें शेयरों की बिक्री खरीद होती है, तो इसमें ये दोनों ही नहीं आएंगे और ये आय और लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रोत्तर भारत में भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य था? भूमिहीन कृषकों को भूमि का पुनर्वितरण, या रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विखंडित भूजोतों की चकबंदी, या तो भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, या तो वाणिज्यिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि भूमि का निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 83। अब देखिए रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए तो नहीं करेगा। ये है ऑप्शन नंबर ए, भूमि कृषकों को भूमि का पुनर्वितरण। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 84। एशियाई विकास बैंक एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एडीबी के शीर्ष 5 सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक है। वही दूसरा है, वर्तमान में इसके 100 से अधिक सदस्य हैं। तीसरा है, यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है। तो देखिए ये एशियाई ये भारत एडीबी शीर्ष 5 सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक है, सही है। वही कह रहा है वर्तमान में इसके 100 से अधिक सदस्य हैं, 100 से अधिक सदस्य से हैं। तो दूसरा कथन देखेंगे कि भारत में ये वर्तमान में इसमें 68 सदस्य हैं। कितने हैं? 68 हैं, 68। अच्छा यहाँ देते हैं 68 है, न कि 100। दूसरा कथन गलत। तीसरा है कि यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को वित्त पोषित प्रदान करता है। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये क्षेत्र विकास उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक और निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ए लगा देंगे, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। केवल एक। देखिए एडीबी की स्थापना 1900 कब हुआ था? 1996 में हुआ था, में की गई थी। ये एक बहुपक्षीय विकास वित्त पोषण संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। भारत में पोत परिवहन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के व्यापार का मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से लगभग 68% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। वही दूसरा है, अंतर्देशीय जल परिवहन यानी कि IWT भारत के संगठित माल परिवहन का 2% से भी कम वहन करता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। तो देखिए भारत के व्यापार का मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से 68% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, तो ये सही है। और दूसरा है कि अंतर्देशीय जल परिवहन भारत के संगठित माल परिवहन का 2% से भी कम वहन करता है, तो ये भी कथन सही है। दोनों ही सही, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 भी सही है और 2 भी सही है, ठीक है। दोनों कथन सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारत के अवसंरचना क्षेत्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय रेलवे लंबाई की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। और दूसरा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 10% है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 86। तो देखिए भारतीय रेलवे की लंबाई दृष्टि से विश्व का ये चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो कि पहला कथन सही है। देखिए सबसे पहले कौन आता है? अमेरिका, रूस और चीन। पहले आता है यूएस, फिर आता है आपका रूस, और फिर आता है चाइना, तब आता है इंडिया।
ठीक है, तो वो इसके बाद चौथा स्थान है। पहला कथन सही। दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 10% है। 10% है क्या राजमार्ग का ये? दूसरा कथन ये गलत हो जाएगा इसमें। देखिए ये कुल सड़क नेटवर्क का मात्र ये 2% का है। कितना है? 2% है। और कुछ सड़क यातायात का लगभग 40% आवागमन भी होता है इसमें। तो इसमें कितना आएगा? ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल पहला कथन सही है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मूल्यानुसार यानी कि एड वैलोरम टैक्स किसी वस्तु के आकलित मूल्य पर आधारित कर होता है, जैसे कि अचल परिसंपत्ति या व्यक्तिगत परिसंपत्ति। वही दूसरा है कि वस्तु एवं सेवा की यानी जीएसटी एक मूल्यानुसार कर है। वही तो ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87। चलिए बताइए। तो देखेंगे इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन सही है। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। आंसर देने का प्रयास करें। भारत की वित्तीय सूचना एकक FIU के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य करता है। वही दूसरा है कि भारत में बैंकों के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर FIU को मासिक नगद लेन देन रिपोर्ट CTR प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। तो देखिए कह रहा है गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य करता है। पहला कथन तो इसमें गलत हो जाएगा। यह गृह मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब फाइनेंस संबंधित तो वित्त मंत्रालय करेगा ना। वही कह रहा है ये भारत में बैंकों के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक का लेन देन FIU की मासिक नगद लेन देन रिपोर्ट CTR प्रस्तुत करना है। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये विदेशों के लिए होता है। जैसे कि अगर ये FIU को 10 लाख रुपए या विदेशी मुद्रा में इसके समतुल्य से अधिक से सभी लेन देन या 10 लाख रुपए या विदेशी मुद्रा में इसके समतुल्य से अधिक के लेन देन से जुड़े हुए लेन देन की एक श्रृंखला पर होता है, तब इसके मासिक CTR अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अगर आप विदेशों का लेन देन कर रहे हैं तब। वैसे तो आप यहाँ देख रहे होंगे इसमें UPI से 2.5 लाख से क्या 10-10 लाख 20 लाख रुपए कर देने आप लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या लगाएंगे? दोनों के दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए 89 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल पकाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मेथनॉल, एथिलीन, प्रोपाइल अल्कोहल या सोडियम कार्बोनेट? चलिए बताइए। आम का सीजन आता है तो लोग पकाते हैं आम को ना। फटाफट किससे पकता है? तो ये पकता है एथिलीन से। एथिलीन, अच्छा एथिलीन का क्या होता है फार्मूला? एथिलीन का क्या होता है? तो ये होता है H2C या CH2 इक्वल टू ये होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, एथिलीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। ये भी कथन और कारण क्वेश्चन है। सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को प्राप्त होता है और यह किसी विशेष उपभोक्ता वर्ग का सीमित नहीं होता है, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन केवल सरकार द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन सही है इसमें से? दोनों कथन सही है। सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। और नीचे भी ऑप्शन है, कथन ए सही है, दूसरा वाला गलत है, या कथन पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 90। देखिए एक बात का ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ये सभी, केवल या अनिवार्य ऐसे सब आए, तो देखिए वो क्वेश्चन हमेशा ही बहुत ज़्यादा ही तौर पे गलत ही होता है। तो पहला कथन गलत करिए और दूसरा मतलब दूसरा गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या लगाएंगे? तो इसमें लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे कि पहला सही है और दूसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मांग जमा स्वीकार करना, धन प्रेषण सेवाएं, नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करना। चौथा है असेवित एवं
अल्प सेवित वर्गों को क्रेडिट कार्ड एवं ऋण उपलब्ध कराना। भारत में भुगतान बैंकों द्वारा उपयुक्त में से कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। 91, क्वेश्चन नंबर 91। ये किसके बारे में पूछ रहा है? कह रहा है कि भारत में भुगतान बैंकों द्वारा उपयुक्त कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? पेमेंट बैंक से संबंधित है। तो चलिए देख लीजिए, मांग जमा स्वीकार करना होता है, धन प्रेषण सेवाएं होता है, नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करना होता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड एवं ऋण उपलब्ध कराना, ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। वो कौन सा गलत है? क्वेश्चन ऑप्शन 4 गलत है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं 92 नंबर। 92, प्रायः सुर्खियों में देखी जाने वाली रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विश्व बैंक द्वारा, आईयूसीएन द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, या तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, या प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष द्वारा। 92 नंबर, क्वेश्चन नंबर 92। तो ये हो जाएगा आईयूसीएन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होता है। वही देखते हैं ना किसमें कौन सी इंजर्ड है या अभी कौन से में श्रेणी में है, इसमें रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 1 अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। वही दूसरा है कि इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। और तीसरा है, भारत में सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है। कितने सही हैं इसमें से? कितने सही होंगे? केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 93। तो चलिए देखिए, भारत दूरसंचार के बारे में है। भारत 1 अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार है। तो सही बात है, ये तो है ही। पहला सही हो जाएगा इसमें। वही दूसरा है कि इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, मंत्रिमंडल के सुरक्षा उपायों के साथ ये स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई। 100%, न कि 74%। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। भारत के सभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है। तो तीसरा भी सही कथन है। ये 1 अक्टूबर 2022 को ही शुरुआत किया गया है, शुभारंभ किया गया था ये प्रधानमंत्री के द्वारा। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। क्या लगाएंगे इसमें? तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर तंत्र है। और दूसरा दूसरा ऑप्शन देखेंगे इसमें, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। और तीसरा है कि लोक अदालतों में मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्ति सदस्य न्यायिक क्षमता के कार्य करते हैं। कितने सही हैं इसमें से? केवल 1, केवल 2, सभी 3, या तो कोई भी नहीं। 94 नंबर बताइए। 94। तो देखिए, यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर तंत्र है, ये सही है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई है, प्रदान किया गया है, तो ये भी सही है। तीसरा है, लोक अदालतों में मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्ति सदस्य न्यायिक क्षमता में कार्य करते हैं। तो तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में देखा होगा आपने, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि लोक अदालत की कार्रवाई प्रकृति न्यायिक नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। क्या हो जाएगा? केवल 2। केवल 2 हो जाएगा। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 95 आया है कि ये हाल ही में खोजी गई 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती पड़ता बेट निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। 95 नंबर बताइए। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर भारत में हड़प्पा स्थल का कोई स्थान है तो वो कहाँ पर है पाकिस्तान के बाद? तो वह है आपका गुजरात। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे?
ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें, गुजरात हो जाएगा। तो देखिए गुजरात के कच्छ में ये पड़ता बेट नामक स्थान पर पुरातत्व उत्खनन के दौरान 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई। यह एक प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान सामूहिक सावधान स्थल है जो जूना खटिया के निकट अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकल व्यापक प्रत्यक्ष कर है और दूसरा यह संपूर्ण देश में लागू गंतव्य आधारित उपभोग कर है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 96 नंबर, 96। तो देखिए इसमें ये पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा, यह एकल व्यापक प्रत्यक्ष कर है, ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए जीएसटी जो है ये निर्माता सेवा प्रदाता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर आरोपित किए जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष कर नहीं, इनडायरेक्ट ये टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। और दूसरा है कि संपूर्ण देश में लागू गंतव्य आधारित उपभोग कर है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें, केवल 2 हो जाएगा। चलिए 97 नंबर देखिए। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। यहाँ पे पद दिया है, यहाँ पे अर्थ दिया है। अवस्फीति का है कि मूल्य में निरंतर गिरावट, और अपस्फीति का है मुद्रास्फीति की दर में कमी। तीसरा है पुनःस्फीति, आर्थिक सुधार के दौरान मूल्य स्तर में वृद्धि। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। 97 नंबर, 97। चलिए बताइए, अविस्फीति का मतलब क्या होता है? अविस्फीति का मतलब क्या होता है? देखिए अविस्फीति का मतलब होता है कि मुद्रास्फीति में कमी, मुद्रास्फीति की दर में कमी हो जाता है। वही अपस्फीति का मतलब क्या होता है? अपस्फीति का मतलब होता है कि मूल्यों में निरंतर गिरावट हो जाता है, मूल्यों में निरंतर गिरावट होता है। वही पुनःस्फीति, ये आर्थिक सुधार के दौरान मूल्य स्तर में वृद्धि होता है। यानी तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक ही उम्र मेरिट है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 98। चलिए इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर फसल और उत्सव दिया है, यहाँ पर राज्य दिया है। बोहागू बिहू दिया है पश्चिम बंगाल, पुथांडु दिया है तमिलनाडु, पोइला बोईसाख दिया है छत्तीसगढ़, और बिशु दिया है आंध्र प्रदेश। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, है तो सभी चार। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का, क्वेश्चन नंबर 98 बताइए। देखिए बोहाग बिहू, बोहाग बिहू ये होता है, बिहू का होता है ये कहाँ पर? ये होता है असम में, ठीक है, असम में। ये अप्रैल के मध्य मनाया जाता है। कहाँ पे होता है? असम में होता है। वही पुथांडु ये तमिलनाडु का है। पोइला बोईसाख, पोइला बोईसाख कहाँ पर है? हाँ बोलते हैं ना नमस्कार, कहाँ बोलते हैं? वेस्ट बंगाल में बोलते हैं ना, यहाँ पर। वही बिशु, तो बिशु आंध्र प्रदेश ना होकर बिशु हो जाएगा आपका कहाँ पर? तो बिशु हो जाएगा आपका केरल में हो जाएगा। कहाँ पर? केरल में हो जाएगा। तो बोहागी बिहू हो जाएगा असम, और पुथांडु हो जाएगा तमिलनाडु, पोइला बोईसाख हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और विशु हो जाएगा केरल। यानी कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर एक लगाएंगे, मतलब ए लगाएंगे, केवल एक युग्म सुमेलित है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर, क्वेश्चन नंबर 99। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीआई के अंतर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है जिन्हें परिवार घरेलू उपभोग के लिए प्राप्त करते हैं। वही दूसरा है कि एकरूपता बनाए रखने के लिए सीपीआई के मौजूदा सभी चार प्रकारों को एक ही आधार वर्ष पर रखा गया है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 99 नंबर, 99। तो चलिए देखिए, सीपीआई के अंतर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है जिन्हें परिवार घरेलू उपभोग के लिए प्राप्त है। सही है। वही दूसरा है, एकरूपता बनाए रखने के लिए सीपीआई के मौजूदा सभी चार प्रकारों को एक ही आधार वर्ष पर रखा गया है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए सीपीआई यानी ग्रामीण श्रमिक, यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत सरकार के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित है। हालांकि वर्तमान में मनरेगा के लिए मजदूरी निर्धारित करने के लिए कौन आ गया है? सीपीआई
SAL आ गया, कृषि श्रमिक का उपयोग किया जाता है। इसे भी श्रम ब्यूरो द्वारा यानी कि 1983 के आधार पर वर्ष के साथ संकलित किया जाता है। दूसरा कथन सही नहीं होगा इसमें, इसलिए तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक होगा, केवल एक हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के कार्यशील आयु समूह के सभी लोग शामिल हैं। वही दूसरा है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। और तीसरा है, बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर करिए। कह रहा है कि श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के कार्यशील आयु समूह के सभी लोग शामिल हैं, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के आयु के ऐसे कार्यशील लोग शामिल हैं जो काम करने में सक्षम या इच्छुक हैं। ठीक है, इसमें कार्यबल यानी कि काम करने वाले लोगों की संख्या और बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं। पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा है कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा इसमें। वही तीसरा है कि बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। जब दूसरा और तीसरा सही है तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे कि 2 और 3 सही है और पहला कथन गलत है। ठीक है, तो चलिए इसी साथ ये देखिए आपका यूपीएससी का 2025 का टेस्ट नंबर क्या था? तो टेस्ट नंबर 12 था। ये समाप्त होता है। बहुत ही जल्द टेस्ट नंबर 13 लेके आया जाएगा। देखिए, आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। और देखिए, इसके पहले भी जितने वीडियो बनाए गए उन सभी को भी आप जाकर देखिए। ठीक है, और देखिए, तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे चैनल पर सारे रिलेटेड वीडियो बनाए गए घटना चक्र का, तो आप उसमें भी जाकर उसको देखा करिए। तो चलिए, बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी अगर शंका हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दिया करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।